स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू क्लियर सी एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। यानी जो टॉपर्स हैं, जो फर्स्ट टाइमर हैं, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लेते हैं, वो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करता है वो मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें और जैसा कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, जिससे कि इंपॉर्टेंट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सबसे पहला जो आपको ध्यान रखने की बात है वो है क्लियर गोल एंड माइंडसेट। यानी आप लोगों को एक माइंडसेट रखना पड़ेगा कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए के एग्जाम क्लियर करना है। जब आपने एक टारगेट सेट कर लिया और वो टारगेट आपका नॉट नेगोशिएबल है, इसका मतलब इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, तो आप अकॉर्डिंगली आप पढ़ाई करना चालू कर दोगे। तो कुल मिला के अपना क्लियर गोल होना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने का। इवन अगर आपको को रैंक लानी है या फर्स्ट रैंक लानी है तो उसका भी आप गोल माइंड में सेट कर लें और उसके अकॉर्डिंगली आप मेहनत करना चालू करें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इस टारगेट को नॉन नेगोशिएबल बनाएं। क्योंकि जो आपका सेल्फ बिलीव है कि मैं इतना कर लूँगा, ये एक इम्पोर्टेंट है और इस पर आप लोगों को रिलाई करना चाहिए। सेकेंड जो काम करना है वो है कि स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। यानी स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने पास जो अवेलेबल टाइम है उसको एंटायर सिलेबस को उसमें अलोकेट करें और वो रियलिस्टिक टाइम टेबल होना चाहिए। ऐसा भी टाइम टेबल नहीं होना चाहिए कि साहब उसमें अपन ने बहुत ज़्यादा पढ़ने का प्लान कर लिया जबकि इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से डिस्ट्रेस क्रिएट करेगा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब बहुत कम टाइम में उतना टारगेट अचीव हो रहा है तो बाकी टाइम मेरा वेस्ट जा रहा है। तो इसलिए रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ जिसमें अपन उसको अचीव कर सकें और हर सब्जेक्ट के लिए एनफ टाइम अलोकेट करो जिससे कि हमारा किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चैप्टर का कोई वीक एरिया रह नहीं जाए। और फिर आप जो अपना टारगेट सेट किया है उस डेडलाइन से स्टिक हो जाएं कि उतने डेडलाइन पे मेरे को ये करना ही करना है। चाहे एक बार कोर्स करने का डेडलाइन हो, चाहे फिर मेरे को रिवीजन करने का डेडलाइन हो, उस पर आपको स्टिक होना है। तीसरा काम है मल्टीपल रिविजन्स। तो आपको क्लासेस चालू करते समय भी देखना पड़ेगा कि ऐसी जगह क्लास चालू करें अपन जहाँ पे कम टाइम में पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, एक बार पूरी कोचिंग हो जाए। इसके बाद आपके पास कम से कम एग्जाम के और क्लास कंप्लीट होने के बीच में कम से कम आपको 5 बार रिवीजन करने का मौका मिलना चाहिए। 5 टाइम्स रिवीजन इज मस्ट फॉर क्लियरिंग द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन करते जाओगे उतना ही कम टाइम में आप रिवाइज करने की पोजीशन में आ जाओगे। जैसे एग्जाम के समय आपको 1.5 डेज में आपको रिवाइज करना है सब्जेक्ट्स को। अब 1.5 डेज में रिवाइज करने के लिए जो आपकी स्टेप्स होगी वो पहले से मान लो आप 10 दिन में रिवाइज करने का प्लान बनाएं, 10 दिन के बाद में अगले बार आप उसको 6 दिन में रिवाइज करने का प्लान बनाएं, अगले बार उसको 4 दिन में रिवाइज करने का प्लान बनाएं, उसके बाद 3 दिन में रिवाइज करने का प्लान बनाएं और उसके बाद 2 दिन में रिवाइज करने का प्लान बनाएं। इस तरीके से अगर आप प्लान बनाते हो तो जब 2 दिन में जिस चीज़ को रिवाइज कर दिया, एग्जाम में अपन 1.5 डेज में उसको आराम से रिवाइज कर देंगे। इसके अलावा आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। हैंड रिटन नोट्स के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई अलग रजिस्टर बनाकर उसमें नोट बनाओगे। मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए जो मेन पॉइंट्स काम आते हैं वो तो अलग रजिस्टर में नोट होने चाहिए। लेकिन जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसके लिए आप अलग से किसी डायरी में रजिस्टर में नोट्स नहीं बनाएं। आप मॉड्यूल में लाइन टू लाइन पढ़ें और लाइन टू लाइन पढ़ते समय मेन चीज़ों को अंडरलाइन कर लें और वहीं जो आपकी हेडिंग सब हेडिंग वगैरह है वो वहीं साइड में आप पेन से या पेंसिल से लिख लें, जिससे कि जब आप रिवीजन करो तो हेडिंग देखते ही आपको डिटेल माइंड में आ जाएगी और डिटेल माइंड में नहीं आती है तो फिर आप वहीं डिटेल आप लाइन में देख सकते हो, तो ये फिर उसमें ईजी रहता है। और ऐसा करने से आप जब हेडिंग सब हेडिंग देखते जाओगे तो माइंड में डिटेल आपके दिमाग में आती जाएगी तो कम टाइम में ज़्यादा रिवाइज करने की पोजीशन में आप लोग आ जाओगे। 5वां काम करना है वो है रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस। आप जब स्टडी कर रहे होते हैं तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एक बार हाथ से सोल्व किए हुए होने चाहिए। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में भी एक नियम बना लो कि एक क्वेश्चन मेरे को हाथ से डेली करना है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने से क्या होता है कि अपन जब एक क्वेश्चन करेंगे एक एक तो उसका करेक्ट फॉर्मेट, कीवर्ड्स, प्रेजेंटेशन ये हमारा अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल हो जाएगा। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को भी अपन जब
एक बार लिख के देखेंगे तो अपने को प्रेजेंटेशन पता चलेगा कि कहाँ से स्टार्ट करना और कैसे कैसे फिर अपने को प्रोसीड करना है। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए और कम से कम फाइनल के लिए 4 मॉक टेस्ट और इंटरमीडिएट के लिए 3 मॉक टेस्ट सीरीज तो कम से कम होनी चाहिए। और ये जब इतने मॉक टेस्ट सीरीज लेते हो तो उससे आपका क्या होता है कि एक तो मॉक टेस्ट के बहाने पढ़ने के लिए अच्छा टाइम मिल जाता है अपने को, क्योंकि शेड्यूल फिक्स होते हैं तो उसी टाइम में पढ़ना पड़ता है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स की स्टडी कर सकते हो। दूसरा, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो मेरी क्या कमी रही, जिससे कि उस कमी को अपन एग्जाम के समय दूर कर सकें। और तीसरा है कि जो आप पढ़ते हो तो लिखते हो तो उससे स्पीड बढ़ती है, और स्पीड बढ़ती है तो उससे आप ज़्यादा नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ जाओगे, एग्जाम में पेपर छूटने की संभावना कम हो जाएगी। तो इसलिए आपको कम से कम फाइनल के लिए 3 मॉक टेस्ट, फाइनल के लिए 4 मॉक टेस्ट सीरीज और इंटर के लिए 3 मॉक टेस्ट सीरीज हमेशा देने चाहिए। एंड 7th नंबर पे है अवॉइड ओवर थिंकिंग आफ्टर एग्जाम। जब एग्जाम होता है आपका, एक पेपर हो गया, एक पेपर होने के बाद अपन देखते हैं यार मेरा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं, उसको किसी मैटर से मैच करते हैं, बहुत सारे आंसर किए जाते हैं उससे मैच करते हैं। इनमें आप अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि कई बार क्या है कि आपका मान लो क्वेश्चन सही है और वहाँ गलत सोल्यूशन आपको मिल गया तो आपको दिमाग खराब हो गया, मेरा गलत नहीं हो गया होगा, उसके चक्कर में अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन होता है। तो ऐसी चीज़ों से आप अवॉइड करें कि आपको एग्जाम कंप्लीट होने के, सारे एग्जाम में कंप्लीट हो गए उसके बाद चाहे कुछ भी देखते रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आपको मैच नहीं करना चाहिए। इसके अलावा 8वें नंबर पे है कि आपको जो डिस्ट्रक्शन एंड इमोशंस है उस पर कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि हमारे अननेसेसरी थॉट्स आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे को जो अननेसेसरी आउटिंग्स है, बाहर जाते रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, ये जो क्रूशियल हमारे टाइम होता है एग्जाम का, उसमें अपन ये अननेसेसरी बाहर घूमना, जंक फूड खाना, मोबाइल यूज करना, ये काफ़ी कुछ टाइम वेस्ट कर देता है। तो इन चीज़ों को आपको हैंडल करना पड़ेगा, इससे आपको एग्जाम में प्रेशर भी कम होगा और थोड़ा शांति से पढ़ने का टाइम भी मिलेगा। इसलिए आपके इमोशंस को, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना या न्यूट्रलाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 9वां जो काम करना है वो है बैलेंस ब्रेक एंड हॉबीज़। यानी आपके ऐसा नहीं कि कंटिन्यूटी में बैठे की और 10 घंटे बाद उठ रहे हैं, आप जैसे छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे, जैसे 2 घंटे पढ़ लिया, फिर 10-5 मिनट रेस्ट कर लिया, फिर 2 घंटा पढ़ लिया, 10-5 मिनट रेस्ट कर लिया, और ये काम तो आपको करना ही करना है। साथ में आप ये कुछ हॉबीज हैं तो थोड़ा बहुत टाइम उन हॉबीज को भी दे सकते हो। ऐसा नहीं कि साहब बिल्कुल ही पैक हो गए, क्योंकि पैक होने पे दिमाग जाम हो जाता है, तो वो काम भी आपको नहीं करना। थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी जरूरी है। माइंड जितना रिफ्रेश रहेगा उतना ही आपका रिटेंशन और पढ़ने का जो स्टेमिना है या स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए इसमें बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में कंसिस्टेंट एफर्ट एंड सेक्रीफाइस, यानी आपकी एफर्ट्स कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यार आज इच्छा नहीं है तो नहीं पढ़ें, आज इच्छा हो या नहीं हो पढ़ने बैठना है, तो पढ़ने में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंफर्ट जोन के बाहर होकर अपन स्टडी करें। हो सकता है इसमें कुछ आपको सेक्रीफाइस करने पड़े, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई फेस्टिवल है तो ठीक है, फेस्टिवल अपन कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं करें, तो थोड़ा सा टाइम हम उसको अलोकेट कर दें, लेकिन बाकी टाइम पढ़ने में भी लगाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों में थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको, कि जो अपनी हॉबीज है और जो सेक्रीफाइस एज है उसमें थोड़ा बैलेंस बना के चलेंगे तो दोनों ही पर्पज़ अपने सोल्व हो जाएंगे, और फिर आप अच्छा माइंड, फ्रेश माइंड रहेगा तो ज़्यादा अच्छा स्टडी करने के पोजीशन में आ जाएंगे। तो आप पॉजिटिव रह के मेहनत करें, आप आराम से पहली बार में निकलने की पोजीशन में आ जाओगे। जो चीज़ मैंने बताई उसको थोड़ा ध्यान रखना आपको।